हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग का तीसरा क्लास देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक है एड्स और दूसरा होता है कैंसर। ये दोनों जो है बहुत घातक बीमारी है और इन दोनों की वजह से लाखों जो पेशेंट हैं, लाखों जो रोगी हैं, उनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एड्स के बारे में जानेंगे, है ना, और एड्स क्या होती है और इसके पैथोजन क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होती है और इसके बचाव के क्या उपाय किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एड्स जो होती है, इसको सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है एड्स के बारे में। तो जो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है उसको भी याद रखना है, विश्व एड्स दिवस। तो इसको मनाया जाता है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए कि एड्स के रोगी जो रहती है उसको हे दृष्टि से न देखकर एक समाज में उसको अलग ही दृष्टि से देखा जाए। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। तो इसको याद रखना, इस डेटा को हर साल 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। ठीक है, तो देखो क्या होता है एड्स में। एड्स का पहले बात तो फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है किसका? एड्स का। मतलब ये है कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा रहती है, अभी हम लोग इसके पहले वाले क्लास में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़े, जिसमें एक जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़े थे। तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वही क्या हो जाती है, उसी में डेफिशिएंसी आ जाती है, उसी में कमी आ जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो उपार्जित प्रतिरक्षा में कमी वाला ये सिंड्रोम होता है, रोग होता है। कौन? एड्स। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या होती है। तो एड्स के बारे में जानते हैं हम लोग। तो एड्स में यह रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब जो हम लोग एक्वायर किए हुए रहते हैं, जो जिससे एंटीबॉडी वगैरह बना के रखे रहते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन से, इन्फेक्शन से, तो वो जो क्षमता होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है हमारी इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के पास में, उस क्षमता में कमी आ जाना क्या है, इस रोग का लक्षण है। ठीक है, किसका? एड्स का। ठीक है, दूसरा और क्या है? सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह। मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक लक्षण दिखाई नहीं देंगे, इसे बहुत सारे और भी लक्षण दिखाई देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे जो पैथोजन वगैरह जो रहेंगे, उन लोग भी क्या करेंगे, अटैक करने लग जाएंगे, बहुत सारे मेडिसिन लेना पड़ेगा इसके लिए। तो सिंड्रोम का अर्थ लक्षणों का समूह होता है। ठीक है, आगे और देखें, यह मानव प्रतिरक्षा हीनता वायरस HIV के कारण होता है। तो देखो एड्स किसकी वजह से होता है वो याद रखना है। तो एड्स होता है किसकी वजह से? HIV की वजह से। HIV का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होती है ये। तो ये इसके क्या होते हैं? एड्स के रोग कारक है। तो एड्स के रोग कारक का नाम यदि पूछेंगे तो क्या होती है? तो वो होती है क्या? HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस एक RNA जीनोम वाला रेट्रो वायरस है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट के पर्पज से देखा जाएगा। तो HIV में क्या होती है? तो इसमें एक RNA होती है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA होती है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाला जीनोम होता है किसमें? इसमें HIV वायरस में। और ये किसका मेंबर होता है ये? तो ये होता है रेट्रो वायरस जीनस का मेंबर होता है। कौन? HIV वायरस। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि यह किसका, कौन से वायरस का? तो ये होता है रेट्रोवायरस जीनस का, रेट्रोवायरस जीनस का मेंबर है, सदस्य है, मेंबर। ठीक है, और इसका जो जीनोम रहती है कैसा रहती है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाली होती है, सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड के कितने अणु रहते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके रहते हैं 2 अणु, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA के ऐसे और एक और ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि RNA जो वायरस होती है सिंगल स्टैंडर्ड होती है, ये तो जान गए, और साथ में इसके 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? RNA के, जो किसका मेंबर होता है? रेट्रोवायरस जीनस का मेंबर होता है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। एड्स की पहली बार रिपोर्ट अमेरिका में 1981 में दर्ज की गई थी। ठीक है, कब? ये सन डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि एड्स को पहली बार देखा गया था, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। तो एड्स को पहली बार देखा गया था कब? 1981 में। और कहाँ पर देखा गया था? अमेरिका में देखा गया था ना, US में देखा गया था पहले। एड्स के जो रोगी था उसको कब? 1981 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। और पिछले 25 वर्षों में इसने
25 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली है। 25 मिलियन मतलब 25 मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 25 से कैलकुलेट करेंगे तो 250 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक, किससे? एड्स की वजह से, ठीक है। तो पिछले 25, देखो क्या होता है, पूरे विश्व की जनसंख्या अरबों खरबों में है, उसमें से इतने लोग एड्स की वजह से अभी तक मर चुके। तो पिछले 25 वर्षों में इससे क्या हुआ था, 25 मिलियन से भी ज़्यादा अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये भी डाटा को याद रखना है कितने सालों में क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं HIV वायरस को, देखो सिंगल स्टैंडर्ड RNA के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रहे होंगे, तो ये HIV वायरस होती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। इसके आगे देखें, एड्स जो होती है वो हस्तांतरण होती है, मतलब एक से दूसरे में फैलते हैं, और हम लोग पहले देखे भी थे, ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है या इन्फेक्शनस डिजीज होती है जो एक से दूसरे में फैलती है। लेकिन ये सर्दी जुकाम के जैसे अनजाने में नहीं फैलती, ये इसके लिए है ना कुछ अलग ही मेथड रहते हैं जिसके द्वारा वो फैलती है। फैलाव के इसके जो उपाय है ना वो क्या होती है, फैलाव के जो माध्यम है वो क्या होती है, अलग ही तरीके से होती है, ऐसे सर्दी जुकाम के जैसा है फैलती नहीं है। तो इसके क्या क्या हो सकते हैं हस्तांतरण के लिए, तो उसके देखें, सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने से, मतलब ये है कि सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से, किसके साथ में, वो भी संक्रमित व्यक्ति के साथ। जो संक्रमित व्यक्ति है वो कहीं एक या कई और पर्सन के साथ में यदि लैंगिक रूप से संपर्क करते हैं तो उसके द्वारा क्या होती है, ये एड्स जो है फैलती है। दूसरा क्या है, दूषित रक्त और रक्त उत्पादों का आदान, मतलब ये है कि जो व्यक्ति एड्स से संक्रमित है उस व्यक्ति के द्वारा जो ब्लड डोनेट किया जाता है या ब्लड दिया जाता है वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास में उसको कहीं पहुंचाया जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है एड्स का वायरस। तो ये दूसरा क्या है, दूषित रक्त और रक्त उत्पादों का आदान करने से, मतलब डोनेट करने से क्या होती है, फैलती है। तीसरा क्या है, संक्रमित सुइयों का साझा करना, मतलब पहले क्या होता था, एक ही सिरिंज या एक ही सुई का इंजेक्शन का यूज करता था कोई डॉक्टर, और है ना खास करके जो गांव एरिया में जो रहने वाले डॉक्टर हैं उन लोग पहले एक इंजेक्शन का यूज करते थे, फिर उसके बाद उसी इंजेक्शन से दूसरे भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते थे। तो उसके द्वारा भी क्या होता था, संक्रमित सुइयों को साझा करने से भी ये फैलती थी, ठीक है। आजकल डिस्पोजेबल आती है, एक बार यूज करने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो याद रखना, संक्रमित सुइयों को साझा करने से, उसके अलावा संक्रमित मां से प्लेसेंटा के माध्यम से उसके बच्चे में, जाहिर सी बात है यदि माँ को एड्स से संक्रमित रहेगी कोई माँ है ना, तो उसके बच्चे में तो जाएगा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा क्या रहती है, वो कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो ये बात भी हमें जानना है, ठीक है। तो कि ये 4 यहाँ पर हस्तांतरण के मतलब ट्रांसफर होने के क्या क्या है माध्यम है, ठीक है। तो इसके आगे देखें, अब देखो HIV संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोग कौन कौन होते हैं, HIV संक्रमण से उच्च जोखिम वाले लोग कौन कौन होते हैं उसको भी जानते हैं हम लोग। एक से अधिक यौन साथी रखने वाले व्यक्ति के साथ में होता है, एक से अधिक यौन साथी रखने वाले, मतलब ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति है और उसके साथ में किसी और एक के अलावा और कई लोगों के साथ में यौन रूप से संबंध है, तो उसमें फैलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ज्यादा जोखिम रहता है। दूसरा, जिन व्यक्तियों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता होती है, तो खास करके एनीमिया वाले पेशेंट, एनीमिया का मतलब जिसमें खून की कमी रहती है, ब्लड की कमी रहेगी, तो ब्लड को बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ता है, ठीक है। तो बार बार ब्लड देने की जरूरत जब पड़ती है तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ ब्लड ग्रुप का मिलान कर लेते हैं और उसके बाद ब्लड को सीधा दे देते हैं। बार बार उसका चेकिंग करने का जो है ना वो जो खर्चा आता है उसको अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर से भी ज़्यादा जोखिम हो सकती है, ठीक है। तीसरा, नशीली दवाओं के आदि लोग जो अंतःशिरा द्वारा नशीली दवाएं लेते हैं, मतलब ये है कि इंट्रावीनस इंजेक्शन के द्वारा क्या होता है, ड्रग्स लिया जाता है, और ड्रग जब लेते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में साझा करती है उन चीज़ों को, तो उनके द्वारा भी फैलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा HIV संक्रमित माँ से जन्मे बच्चे में, मतलब जो माँ HIV से संक्रमित है उससे बच्चों में जाने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये HIV संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोग होते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखें, हस्तांतरण में देखना, HIV केवल स्पर्श या शारीरिक संपर्क से नहीं फैलता, यह केवल शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये जो है ना ऐसे स्पर्श या जो बॉडी टच होता है उसके द्वारा नहीं फैलता,
ये फैलेगा शरीर में जो तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ कौन है शरीर में, तो ब्लड है, तो ब्लड के माध्यम से ये फैलती है। उसके अलावा लिम्फाइड टिश्यू वगैरह होते हैं, लिम्फ नोड वगैरह, लिम्फ भी एक टिश्यू होती है, तो उसके माध्यम से फैल सकती है, तरल पदार्थों के माध्यम से, लेकिन सिर्फ कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता। तो कांटेक्ट में आने का मतलब क्या है, जैसे हाथ मिलाना, किसिंग करना, हगिंग करना, और ये क्या, शेयरिंग फूड को खाना, और ये क्या है, इंसेक्ट बाइट्स वगैरह करना, टॉयलेट सीट्स, बाथिंग, स्नीजिंग एंड कफ, स्वेट, इन सब की वजह से नहीं फैलते। ठीक है, जब शरीर के तरल पदार्थ जब कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के कांटेक्ट में जब आएंगे तभी जाके क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि ये शारीरिक कांटेक्ट बस से ही नहीं फैलता। इसके आगे देखें। ठीक है, इसमें और देखते हैं, जानते हैं कि संक्रमण और लक्षणों के प्रकट होने के बीच समय का अंतराल होता है कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 सालों तक। मतलब ये है कि जो वायरस, इस वायरस से, HIV वायरस से जो संक्रमित हो गया है, उसमें लक्षण जो है बहुत दिनों के बाद में आती है। मतलब जैसे मान लो कोई डेट में, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2025 है, तो 2025 में मान लो कोई इन्फेक्टेड हुआ है एड्स से, HIV वायरस से, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है, मतलब लक्षण वाला जो पीरियड रहती है, वो क्या होती है, 5 से 10 सालों बाद आती है उसमें लक्षण। किसमें, उस एड्स से संक्रमित व्यक्ति में। तो बताओ इतना ज्यादा क्या होता है, ये पीरियड्स रहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है पहले बार लक्षण प्रदर्शित होना। तो पहला लक्षण आना को क्या कहलाएंगे हम लोग, इंक्यूबेशन पीरियड, और ये क्या होती है, 5 से 10 सालों में लक्षण अपीयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक और पीरियड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विडो पीरियड। विडो पीरियड, विडो पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को यदि शक है कोई चीज़ों में, है ना, कि HIV हो सकता है या एड्स हो सकते हैं, तो उसको जब फर्स्ट डिटेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी लैब में, फर्स्ट डिटेक्ट इन लेबोरेटरी लैब, तो लैब में पहले बार जब क्या होता है, डिटेक्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विडो पीरियड बोलते हैं। और इसका टाइमिंग जो रहता है 10 महीनों से लेकर 1 साल या 12 महीनों के बीच में होता है, 12 मंथ या बोल सकते हैं 1 ईयर के बीच में, 10 मंथ से लेकर क्या 1 ईयर के बीच में लगभग होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विडो पीरियड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये भी हमें जानना है। ठीक है, एड्स से बचाव के लिए ये कार्टून जादुई नमूना दिखाया गया है, ये वाले जो है उसके सिंबल होते हैं एड्स के, है ना, ऐसे सिंबल रहता है इसमें, नो एड्स, नो HIV, ये सबको बता रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। अब देखो रेट्रोवायरस की जो प्रतिकृति बनती है ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रेट्रोवायरस की प्रतिकृति कैसे बनती है और क्या क्या चीजें उसमें होती है। तो इस डायग्राम को, जो NCERT का डायग्राम है, NCERT के डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो रेट्रोवायरस की प्रतिकृति, रेट्रोवायरस कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखो ये वायरल RNA कोर है रेट्रोवायरस का, इसमें वायरल प्रोटीन कोट होती है, वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल। ये जो बात बता रहा है उस सेल के लिए बता रहा है, और ये वायरस के बारे में बताया, रेट्रोवायरस के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो नॉर्मल सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं सबसे आउटर लेयर में, चूंकि एनिमल सेल है इसलिए इसके आउटर लेयर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ जाएगा किसमें, वो साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो ये वायरल RNA इनटू सेल, ये वायरल RNA जो है ना सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस हो गया, तो वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर न्यू वायरल RNA इज फॉर्म। हम जानते हैं सेंट्रल डोग्मा को पढ़े हुए रहते हैं, या नहीं भी जान रहे होंगे तो जानेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। DNA से RNA बनती है तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जबकि RNA से DNA जब बनते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये वही एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर रेट्रोवायरस जो है अपना क्या करा बनाता है, ये वायरल RNA से वो क्या बनाती है, DNA बनाती है। ठीक है, तो न्यू वायरल RNA इज फॉर्म, तो इस RNA से बन जाती है क्या, DNA। ठीक है, अब ये वायरल DNA इनटू होस्ट जीनोम। अब ये जो वायरल, ये वाला जो बना है DNA, ये जो RNA बनाया था DNA, वो किसके पास में चली जाती है, ये जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में, जो ये वाला DNA उसके पास में जाएगी, तो ये DNA को क्या करेगी, ये खत्म करेगी
और खुद ही चले जाएगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ये जो है फिर से ये डीएनए क्या बनाएंगे, फिर से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, फिर से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला जो बना था ये क्या है, डीएनए है, आरएनए से डीएनए बनाया था। अब डीएनए ही किसमें चला गया था, इसमें, किसमें, जो होस्ट सेल रहती है उसमें। अब वहां से फिर आया ये क्या बन के, आरएनए बन के। तो मतलब वही बात मैं बता रहा हूँ कि पहले ये डीएनए बनाती है और डीएनए इसके जीनोम में जाती है और उसके डीएनए को क्या कर देती है, डीएक्टिवेट करती है, जिसके पास वो चली गई रहती है, ठीक है। फिर वो डीएनए फिर से क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बनाती है, फिर से आरएनए बनाती है और ये न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आरएनए का पूरा जीनोम हो जाता है यहाँ से। न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्टेड अदर सेल। अब ये जो बन गया वो क्या करेगा, नए नए वायरस को, नए नए सेल को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक नॉर्मल सेल को ऐसे इन्फेक्टेड करता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवर ट्रांसक्रिप्टेड के प्रेजेंट में होती है। और याद रखना कि वायरस का जो आरएनए रहता है वो पहले क्या बनाता है, डीएनए, फिर वही डीएनए फिर से आरएनए बनाती है। तो इस बार वाला जो आरएनए बनता है वो कौन सा बनता है, वायरल आरएनए बनते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये। यहाँ से आरएनए का वायरस देखो इंट्रोड्यूस हो रहा है। आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर और सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखें तो देखो यहाँ पर जो HIV वायरस रहती है वो सब जो सेल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस होती है और कैसे रहती है। तो देखते हैं यहाँ पर से HIV वायरस जो होती है, HIV वायरस, HIV इंटर इनटू बॉडी, जैसे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो सबसे पहले ये ढूंढेगा किसको, तो मैक्रोफेजेस सेल एक्ट एज HIV फैक्ट्री। ये वाला लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रोफेजेस जो सेल होती है, मैक्रोफेजेस सेल या कोशिका, मैक्रोफेजेस सेल जो होती है वो HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती है। तो क्वेश्चन आएंगे कि HIV फैक्ट्री के रूप में काम कौन करती है वाला क्वेश्चन। ये सिर्फ नीट एग्जाम नहीं बट ऑल्सो बहुत सारे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में पूछते हैं कि कौन सी सेल जो होती है HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती है। तो कौन सी सेल, मैक्रोफेजेस सेल। तो देखो मैक्रोफेजेस सेल के अंदर में इंटर करेगी, फिर उसके बाद में क्या होगा, तो आरएनए रेप्लिकेट्स इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू फॉर्म द वायरल डीएनए। अब देखो क्या होता है, जो अभी जस्ट पढ़े इसके पहले में, आरएनए से क्या बनाएगी, तो डीएनए बनाएगी, ठीक है। अब यही डीएनए, वायरल डीएनए, इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट डीएनए, जो होस्ट सेल रहते हैं उसके डीएनए के पास में जाएगी और उसका डीएनए को डीएक्टिवेट कर देगी, खुद के डीएनए को रखेगी वहां पर। और उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। अब फिर से वापस से क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से क्या बनेंगे, आरएनए बनेंगे। क्या बनेंगे, आरएनए, ठीक है। अब वही आरएनए क्या होगा, HIV इंटर्स इनटू द हेल्पर टी सेल्स TH लिम्फोसाइट। अब क्या हुआ, ये जो आरएनए है, हेल्पर टी सेल, जो सहायक टी कोशिकाएं होती है, सहायक का मतलब, इससे पहले हम लोग इम्यूनिटी वाला टॉपिक पढ़े जिसमें उसमें क्या हो रहा था, जो बी सेल थी, बी सेल क्या बनाती थी, एंटीबॉडी बनाती थी। क्या बनाती थी, एंटीबॉडी। और टी सेल उसकी क्या करती थी, हेल्प करती थी, मतलब टी हेल्पर सेल उसको क्या करती थी, हेल्प करती थी एंटीबॉडी बनाने के लिए। लेकिन ये मैक्रोफेजेस सेल का मतलब ये जो HIV का जो जीनोम है, आरएनए जीनोम, वो क्या करती है, हेल्पर टी सेल के अंदर में चली जाएगी और इस हेल्पर टी सेल को क्या करने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी, उसको हेल्प करने से रोकेगी ताकि वो एंटीबॉडी ना बना सके, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर रेप्लिकेट्स एंड द प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तब उसके बाद क्या होगा, जो टी सेल रहेंगे क्या करेंगे, रेप्लिकेट करते रहेंगे, प्रोड्यूस करते रहेंगे इसके प्रोजेनी को। और उसके बाद में फिर से ये इन लोग क्या करेंगे, टी हेल्पर सेल को बार बार अटैक करते रहेंगे, जिससे टी सेल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या टी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टी सेल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इम्यूनिटी जो रहेगी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये है कि HIV वायरस जो रहती है ना, वो क्या करती है, मैक्रोफेजेस सेल के अंदर में घुसेगी और वहां से HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती है। क्यों, क्योंकि वायरल जीनोम बनाते हैं और जो वायरल जीनोम जो आरएनए बनी हुई रहती है वो हेल्पर टी सेल या हेल्पर टी कोशिकाओं को क्या करते हैं, मारती है, ताकि वो बी सेल का एंटीबॉडी बनाने के लिए जो हेल्प करते रहती है ना उसको रोक दे। तो जब हेल्प करते रहती है टी सेल तो एंटीबॉडी बनते रहता है। अब जब हेल्प करना बंद कर देगी बी सेल को तो एंटीबॉडी बनना भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब एंटीबॉडी बनना रुक गया तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी
और जो हम उपार्जित किए हुए रहते हैं प्रतिरक्षा वही कमजोर हो गई, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण रोग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हेल्पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे देखें। देखो, जब भी एड्स होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है ना, बहुत सारे सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं। देखो क्या होता है सिम्टम्स में, प्रभाव में, इस दौरान व्यक्ति को बुखार, दस्त और वजन घटने जैसी समस्याएं होती है। जो वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है, या जो बोला जाए कि जिसको एड्स है, उसमें क्या सिम्टम दिखाई देंगे, उसको बुखार होगा, दस्त होंगे और वजन घटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो टीएच कोशिकाएं, टीएच का मतलब टी हेल्पर कोशिकाओं की कमी के कारण उसे माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, कवक और टॉक्सोप्लाज्म जैसे परजीवियों से संक्रमण हो सकता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है क्या, कि जो पैथोजन जिनकी कभी औकात नहीं थी क्या करने की, रोग करने की, उन लोग भी क्या करेंगे, अवसरवादी बन जाते हैं। मतलब ये है कि जिनकी, जिस पैथोजन की रोग करने की क्षमता नहीं भी है ना, उन लोग भी रोग करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एड्स का जो वायरस था, एचआईवी वायरस, टी हेल्पर सेल को इतनी तरीके से कम कर दिया कि वो बी सेल जो एंटीबॉडी बनाती थी उसको हेल्प ही नहीं कर पा रही, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन रुक गया, तो एंटीबॉडी बन ही नहीं रहा है शरीर में, तो एंटीबॉडी नहीं बन रहा है, तो इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो गया, और इम्यून सिस्टम कहीं वीक हो गया तो कोई ना कोई इन लोग क्या करेंगे, अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी मतलब देखते रहेंगे चांस कि ना ये कब कमजोर हो तो हम अटैक करें, यही करते रहते हैं इन लोग। तो जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, या बोला जाए कि सूक्ष्म जीव होते हैं, उन लोग जैसे कि कौन कौन से, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम वगैरह, और जो छोटे छोटे वायरस है, फंजाई है, टॉक्सोप्लाज्म है, ऐसे जो परजीवी होते हैं उन लोग भी क्या करते हैं, संक्रमण करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, और आजकल समाज में भी यही सब चीज़ है कि है ना, अपना बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं उसको नहीं देखेंगे, दूसरे का कम कब होगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, यही सब चीज़ चलते रहता है। ठीक है, इसलिए जीवन में अपने बारे में देखना है, अपना क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, हम दूसरों की भलाई कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जीवन कैसा है, इन सब के बारे में देखना रहता है हमें। तो इन लोग क्या रहते हैं, अवसरवादी होते हैं। तो इन सबको हम लोग अवसरवादी बैक्टीरिया या अवसरवादी पैथोजेंस या रोग कारक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या करते रहते हैं, इनकी तब औकात नहीं रहती जब इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम, या जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तभी जाके इन लोग क्या करते हैं, रोग कर पाते हैं। तो ये बात क्लियर समझ आना चाहिए कि कौन कौन होते हैं। तो उन लोग होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, कवक और टॉक्सोप्लाज्म जैसे परजीवी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो आगे और देखें, निदान क्या किया जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, इसके लिए इसको डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट में क्या होती है, एलिसा का फुल फॉर्म याद रखना है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होती है। कभी कभी बोर्ड क्लास में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, और नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कि एड्स का निदान जो है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए करते हैं एलिसा टेस्ट किया जाता है, मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का यूज़ किया जाता है। किसके लिए, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, या डायग्नोसिस करने के लिए। इसके आगे और देखें, उपचार क्या है इसका, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट एक ही है, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो वही है, जानकारी ही बचाव है मेन। ठीक है, दूसरा एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंटी वायरल ड्रग्स आंशिक रूप से प्रभावी होते हैं, वे केवल रोगी के जीवन को लंबा कर सकती है। मतलब एंटीवायरल जो ड्रग्स होती है, लोग रोगी जो रहेंगे, एड्स से जो पीड़ित रोगी रहेंगे, उसके जीवन को लंबा कर सकती है, मृत्यु को नहीं टाल सकती। मतलब एड्स जिसको हो गया वो मरेगा ही मरेगा, उसका एक ही तरीके से बचाव किया जा सकता है, जब प्रारंभिक अवस्था में एड्स का पता चल जाए तभी। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो उपचार है यहाँ पर वो क्या होती है, क्या पूरी तरीके से प्रभावशील है, नहीं होती पूरी तरीके से प्रभावशील। ये क्या होती है, आंशिक रूप से ही प्रभावशील होती है। तो इसके लिए एक स्लोगन दिया गया है एड्स के लिए कि एड्स की जानकारी ही बचाव होती है। एड्स की क्या होती है, जानकारी ही बचाव। मतलब एक बात बोला गया है एनसीईआरटी द्वारा कि अज्ञानता के कारण मत मरो। क्या बात बोला गया है,
अज्ञानता के कारण मत मरो, तो उस बात को मैं लिख देता हूं यहां पर, अज्ञानता के कारण मत मरो, मत मरो। ये लाइन दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, मतलब अज्ञानता के कारण मत मरो वाला स्लोगन कौन से प्रकार के डिजीज के लिए दिया गया है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा के लिए दिया गया है, एड्स के लिए दिया गया है कि अज्ञानता के कारण मत मरो वाला बात। ठीक है, क्लियर। तो एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह जो है आंशिक रूप से ही प्रभावशाली होती है, इसके आगे जो होती है रोगी के जीवन को आगे ही बस कर सकती है, लंबा उसको मृत्यु को नहीं टाल सकती। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं एड्स की रोकथाम कैसे किया जाता है, तो उसको भी जानेंगे हम लोग कि एड्स के रोकथाम में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला जो है एड्स की रोकथाम में, सबसे पहले यहां से देखें, लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करें, मतलब जिसको एड्स है या समाज में आसपास के एरिया में जिसको भी एड्स है, तो एड्स के बारे में बताना है, और भी जो लोगों को समाज में जो लोग हैं उनको भी बताना है कि एड्स में इस चीजों की वजह से फैलती है ना। और ये जो शारीरिक टच या आसपास के उसके साथ बात करने, उनसे मिलने, इन सब से नहीं फैलती, तो कुछ मेथड होती है उसके से फैलती है, तो ये सब के बारे में शिक्षित करना है समाज में। ठीक है, दूसरा डिस्पोजेबल सुइयों और सिरिंजों का उपयोग। तो एड्स की रोकथाम के लिए क्या करना है, जो भी यूज हो चुका सिरिंज या जो यूज हो चुका डिस्पोजेबल सुई जो होती है, उन सबको क्या कर देना है, तोड़ देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। आजकल जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं उसमें इलेक्ट्रिक वाला रहता है, तुरंत एक बार यूज होता है तुरंत ही सिरिंज को तोड़ दिया जाता है, या जो निडल रहते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, ताकि दूसरे लोग उससे प्रभावित ना हो सके। ठीक है, तो डिस्पोजेबल सुइयों और सिरिंजों का उपयोग करना है। तीसरा क्या करना है, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आती है, उनका भी निःशुल्क वितरण किया जाता है। तो स्वास्थ्य समुदायों में जितने भी सामाजिक स्तर पर चलती है वहां पर इसका निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। ठीक है, चौथा यह है कि रक्त बैंकों को एचआईवी से सुरक्षित बनाना, मतलब ये है कि जैसे ब्लड बैंक वगैरह है उसमें बहुत सारे सबका ब्लड वगैरह है वहां पर जमा है, तो वहां पर भी क्या करना चाहिए, उसको सुरक्षित बनाने के उपाय करना चाहिए, तब जाके एड्स की रोकथाम हो सकती है। पांचवा, एचआईवी की नियमित जांच करना, कैंप वगैरह लगाना चाहिए, तो कैंप के थ्रू या जिसको भी डाउट है उन लोग पर्सनली जाके कोई डॉक्टर से मिले और वहां पर उसके चेकिंग वगैरह हो। तो एचआईवी की नियमित जांच कराने के लिए भी होती है, जो एड्स की रोकथाम में मदद करती है। उसके अलावा एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, मतलब ये होता है कि जो कंडोम वगैरह होते हैं उसका यूज जो होती है वो सेफ्टी मेथड के साथ में होना चाहिए, कई लोगों से कांटेक्ट होने से बचना चाहिए, तो ये भी एक उपाय है। उसके अलावा है ना, ये छठवें नंबर का। उसके अलावा जो सातवां है वो थी कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूजेस, मतलब ये है कि ड्रग्स का जितने भी कुप्रयोग वगैरह होते हैं, मतलब जो इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू जो लिया जाता है ड्रग्स, वो एक ही बस ले, दूसरे के साथ में साझा ना करे, तो उससे भी रोका जा सकता है। तो ये सब रोकने के उपाय हैं, जनरल सा स्टेटमेंट है ये, है ना, यहाँ पर ये भी बात है। तो इसके आगे और देखें, तो पहला टॉपिक हमारा क्या था, एड्स से रिलेटेड था, एड्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एड्स में बहुत सारी बातें जो हैं जिसको हमें जानना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, उसके डिटेक्शन के लिए एलिसा टेस्ट किए जाते हैं, और इसके उपाय के लिए बहुत सारा अभी अवेयरनेस प्रोग्राम एनजीओ वगैरह चल रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी चलती है। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए कई संस्थाएं चल रही है, जैसे कि नाको वगैरह चलती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह चलती है, गैर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिन लोग क्या करते हैं, एड्स के बारे में जागरूक करते हैं, लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। ठीक है, तो ये बात भी हमें जानना है, तो इन सबको भी जानना है कि नाको और क्या होता है, एनजीओ वगैरह भी चल रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखें, अगला दूसरा इंपॉर्टेंट है डिजीज जो है कैंसर, और कैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल डिजीज है, बहुत ही हानिकारक रोग है ये, मतलब एड्स के जैसा ही ये कैंसर भी क्या होती है, एक डेंजरस डिजीज, मतलब बोला जाए कि खतरनाक बीमारी होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एड्स जो होती है कम्युनिकेबल, मतलब संक्रामक रोग होती है, जबकि कैंसर जो होती है ना असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शनस डिजीज होती है। कौन, कैंसर, मतलब जिसके में हुई रहती है उसके तक ही सीमित रहती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। तो ये होता है कैंसर मोस्ट डेंजरस बीमारी है नाउ डेज, मतलब अभी के दिनों की जो सबसे बड़ी बीमारी जो है कौन सी है, कैंसर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होती है ये। तो देखो, कैंसर जो होती है
वो सामान्य कोशिकाओं का कैंसर में नवद्रव्यी कोशिका नियोप्लास्टिक सेल्स में रूपांतरण कैंसर कहलाता है। कैंसर क्या है एक्चुअल में, तो क्या रहती है, जो नॉर्मल सेल्स रहती है, नॉर्मल सेल का मतलब सामान्य कोशिका, नॉर्मल सेल, ये क्या करती है, अपना काम करते रहती है, और जैसे ही इसको कोई कार्सिनोजन या कैंसर कारक मिलते हैं, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कैंसर कारक, कैंसर कारक, तो ये अपने क्या किसको बदल देती है, ये अपने साइटोप्लाज्म को बदल देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल। तो ये नियोप्लास्टिक सेल में बदल जाती है, ये नॉर्मल सेल जो रहती है वो, तो उसी का रूपांतरण ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। मतलब ये है कि कैंसर सेल जो होती है नॉर्मल सेल की तुलना में बहुत तेजी से क्या होती है, गुणा करती है, गुणन करती है। तो देखो यहाँ पर कैंसर कोशिकाओं के असामान्य और अनियंत्रित गुणन है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर कोशिकाओं का द्रव्यमान का निर्माण हो जाता है। मतलब ये है कि जो भी सेल डिवाइड होती है एक प्रॉपरली मैनर में होती है। जैसे मान लो एक सेल से दो सेल बना यहाँ पर, और दो सेल से मान लो यहाँ पर बन रहे हैं कितने सेल, 4 सेल बन रहे हैं। अभी 4 सेल की जरूरत था, तो ये क्या हुआ, 2 बार इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, और दो बार की वजह से क्या हुआ, 4 नए सेल बन गए, 4 सेल बने। अब मान लो यही 4 सेल जो है, जितना जरूरत था उतना तो बना, साथ में इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल बनने लग गए, बहुत सारे सेल बनने लग गए, सेल बनने लग गए, तो सेल का क्या हो गया, है ना, सेल का ढेर लग गया, यहाँ पर कोशिका का ढेर लग गया, और यही ढेर क्या कहलाया, ट्यूमर बन जाती है यही। ठीक है, तो ये कैंसर कोशिकाओं के असामान्य और अनियंत्रित गुणन है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर या कोशिकाओं का द्रव्यमान का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। सामान्य कोशिकाएं एक संपर्क अवरोधन कॉन्टेक्ट इनहिबिशन दिखाती है, अन्य कोशिकाओं के साथ संपर्क उनके अनियंत्रित विकास को रोकता है। कैंसर कोशिकाओं में यह गुण नहीं होता। तो ये क्या बात है, तो इस बात को भी हम लोग जानते हैं, क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जो नॉर्मल सेल रहती है, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, तो नॉर्मल सेल अपनी पड़ोसी कोशिकाओं का ख्याल रखती है। ये जो है पड़ोसी कोशिका, मतलब इसको नाइबर सेल बोलते हैं, नॉर्मल सेल है, ये जो है उसकी पड़ोसी कोशिका है, ये दोनों, ठीक है। तो इनके साथ में, ये दोनों के साथ में कांटेक्ट बनाई हुई है, तो इस कांटेक्ट बनाई हुई रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब इनके बीच में क्या रहता है, आपसी तालमेल रहता है, कुछ किसी चीज की जरूरत इसको है तो ये दे देगा, इसको है तो इसको दे देगा, आदान प्रदान चलते रहती है। ठीक है, अब मान लो इसी में से किसी को मिल गया क्या, खजाना, मतलब जो नियोप्लास्टिक सेल्स बन गई यहाँ पर, तो मान लो ये बन गई नियोप्लास्टिक सेल, इसको मिल गया कुछ और चीज, मतलब कार्सिनोजन मिल गए, मतलब कैंसर कारक, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये सेल को बढ़ाएगा, मतलब अपने कई मंजिल का बिल्डिंग बनाएगा। अब कई मंजिल का बिल्डिंग बनाएगा, तो ये दूसरे जो सेल रहेंगे उसके साथ में इसका संपर्क नहीं हो पाएगा, टूटेगा संपर्क, मतलब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कैंसर कोशिकाओं में यह गुण नहीं होता, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को खत्म करती है। सबसे पहले जिसके पास किसी, है ना, आस पास भी देखे होंगे पड़ोसी जो रहते हैं, उनके पास अचानक से कहीं से पैसा आया, या है ना पैसा बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो वो दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट रखना बंद कर देते हैं, संपर्क रखना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसको भी पैसा देना पड़ेगा, वो भी मांग लेंगे, ये बोलते हैं। ठीक है, यहां पर भी वो सेल, कैंसर सेल जब बन जाती है, तो कैंसर सेल भी सबसे पहला क्या करती है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन खत्म करती है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये संपर्क अवरोधन, है ना, क्या करती है, संपर्क अवरोधन जो रहता है उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कौन से सेल दिखाती है करके क्वेश्चन आएगा, तो बताना है नॉर्मल सेल दिखाती है, जबकि कैंसर सेल में यह गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे देखें हम लोग, कैंसर अब टाइप ऑफ ट्यूमर्स देखते हैं, कितने टाइप के ट्यूमर बनती है, तो 2 टाइप के बनती है ट्यूमर यहाँ पर, एक बनती है सुदम और दूसरा बनता है दुर्दम। तो सुदम वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, सुदम है ये, इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, और जो दुर्दम बनती है उसको बोलते हैं मैलिग्नेट ट्यूमर। तो 2 टाइप के ट्यूमर बनते हैं यहाँ पर, एक सुदम बनती है, एक दुर्दम बनती है, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेट ट्यूमर बनती है। तो 2 टाइप के ट्यूमर्स बनते हैं, तो इसको भी देखते हैं क्या होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले सुदम अर्बुद के बारे में जानते हैं हम लोग कि ये क्या क्या चीजें होती है। तो अपनी अपनी उत्पत्ति के स्थान तक ही सीमित रहती है। मतलब ये क्या है कि जो सुदम अर्बुद रहते हैं ना, जहां पर होती है वहीं तक सीमित रहती है। मतलब बिनाइन ट्यूमर जो है वो क्या रहती है, जहां पर उसका ट्यूमर होगा, मतलब जहां पर सेल की संख्या बढ़ेगी वहीं तक सीमित रहती है वो। दूसरा, वे अन्य भागों में नहीं फैलते, सीधी सी बात है। पहला जो स्थान तक सीमित है वो दूसरे भाग में कहाँ से फैलेंगे, थोड़ा नुकसान पहुंचाती है। थोड़ा नुकसान का मतलब जिस जगह में हुए रहेगी उसी जगह में क्या होती है,
नुकसान पहुंचाती है, उसी जगह बस को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टंग वगैरह, जिंजुआ वगैरह, यहाँ का कैंसर जो है ये टंग में होती है, वो पैलेट में या बक्कल म्यूकोसल में, मतलब माउथ कैंसर वाली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो जितना ज़्यादा गुटखा खाने वाले लोगों में अक्सर देखा जाता है, इनसे ये टाइप का जो ट्यूमर बनती है तो यहाँ पर ही बनती है। ठीक है, माउथ में, अलग अलग जगह में। लेकिन ये जो रहती है कैंसर सेल एक ही जगह तक सीमित रहती है, इसको रिमूव किया जा सकता है, सर्जिकल रिमूवल होता है इसका, सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है इसको। ठीक है, दूसरा होता है मेलिग्नेट ट्यूमर। तो देखो क्या होता है, जैसे ये बिनाइन ट्यूमर है और ये मेलिग्नेट ट्यूमर। तो मेलिग्नेट ट्यूमर क्या होती है, तो उसमें देखो इस ट्यूमर में एक ही जगह में जो सेल बना था, ज्यादा सेल, तो एक ही जगह तक सीमित रहा। लेकिन मेलिग्नेट ट्यूमर में जिस सेल, मतलब जो जगह में बना है, उसके अलावा यहाँ से वो निकल निकल कर माइग्रेट करती है, यहाँ से निकल निकल कर माइग्रेट, मतलब दूसरे जगह में भी जाती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं देखते हैं। तो देखो दुर्दम अर्बुद, मतलब मेलिग्नेट ट्यूमर जो होती है वो तेजी से बढ़ने वाली, आसपास के सामान्य ऊतकों पर आक्रमण करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली प्रसारक कोशिकाएं, नवोत्पादक या ट्यूमर कोशिकाओं का द्रव्यमान होती है ना। मतलब ये है कि वो कोशिकाएं जो खुद तो डेवलप करती है, साथ में मतलब खुद ही बहुत सारा सेल्स बनाएगी, साथ में क्या करती है, दूसरे जगह भी ये पहुंचाती है, दूसरे ऊतकों पर, दूसरे अपने आसपास के सामान्य ऊतकों पर भी आक्रमण करती है। ठीक है, दूसरा सक्रिय विभाजन और विकास के कारण वे पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके सामान्य कोशिकाओं को भूखा रखते हैं। ट्यूमर से टूटी हुई कोशिकाएं रक्त के माध्यम से अन्य साइटों तक पहुंचती है, जहां वे एक नया ट्यूमर बनाती है। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या होती है जानते हैं इसके बारे में। इसका सबसे खतरनाक गुण क्या होता है मेलिग्नेट ट्यूमर का, कि वो जिस जगह से उत्पन्न होती है उस जगह तक सीमित नहीं रहती, वो क्या होती है, उस जगह को छोड़कर दूसरे और जगह में जाती है, और दूसरे और कोशिका जो सामान्य कोशिका वहां की होती है उनको भूखा मारती है। क्यों? क्योंकि तेजी से न्यूट्रिशन को, तेजी से पोषक तत्वों को ये लेते जाती है। क्यों? क्योंकि इसको विभाजन के लिए क्या चाहिए, इसको विभाजन के लिए पोषण चाहिए। तो पोषण जब कहाँ से लेगा, तो आसपास की कोशिका जो सामान्य कोशिका रहती है वहां से पोषण लेती है, और एक स्थान से जहां पर वो बनती है और वहां से वो जब जाती है तो उस जाने की प्रोसेस को जो बोलते हैं हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा है ना कि मेलिग्नेट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर क्या होती है। मेलिग्नेट ट्यूमर में देखो क्या होता है, यहाँ से वो माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है। मान लो यही कहीं जाते रहेगी, ब्लड सेल के द्वारा जाती है, और मान लो जाते जाते कहीं कोरोनरी आर्टरी वगैरह में पहुंच गई, तो कोरोनरी आर्टरी में ये ट्यूमर बनाएगी, तो कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से तुरंत हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हार्ट अटैक के चांस को बढ़ा देती है। कुल मिलाकर बहुत डेंजरस होती है कौन, मेलिग्नेट ट्यूमर जो होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे देखें, कार्सिनोजेंस जो होते हैं, मतलब कैंसर पैदा करने वाले जो एजेंट्स हैं, है ना, उन लोग क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि किससे किससे है ना कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहला देखें भौतिक एजेंट। भौतिक एजेंट का मतलब होता है जो फिजिकल रूप से क्या करेंगे, कैंसर कॉज करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक एजेंट। मतलब जो रेस वगैरह जो रहती है इन सब के बारे में। तो देखिए एक्सरेज, गामा रेज जैसे आयनकारी विकिरण और यूवी जैसे गैर आयनकारी विकिरण। यहाँ पर ये जानना है कि एक्सरे जो होती है एंड गामा रेज, एक्सरे एंड गामा रेज ये दोनों क्या होते हैं, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड क्या होते हैं, आयोनाइज्ड विकिरण होते हैं। मतलब इन लोग होते हैं आयनाइज्ड विकिरण, मतलब आयंस आते हैं इसमें, किसमें, एक्सरे और गामा रेस में। जैसे एक्सरे कराने जाएंगे, तो एक्सरे कराने जाएंगे तो आयंस पास आउट होते हैं, मतलब पास होते गुजरेंगे। ठीक है, फिर फिल्म में छपती है। तो एक्सरे एंड गामा रेस आयनाइज्ड होते हैं, जबकि यूवी रेस जो होती है ना, यूवी रेस, ये दोनों में भी याद रखना ना, इन लोग कौन कौन लोग आयनाइज्ड है और नॉन आयनाइज्ड। तो ये आयनाइज्ड होती है, जबकि बाकी लोग क्या होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड विकिरण। ठीक है, कौन, यूवी रेस। तो ये क्या आता है, भौतिक एजेंट जो क्या बनाती है, ये बनाती है क्या, तो ये बनाती है भौतिक एजेंट जो है कार्सिनोजेंस होते हैं, तो इनकी वजह से कैंसर हो सकते हैं। देखो जैसे ऐसे रेडिएशन आया, रेडिएशन की वजह से सब होती है। जैसे है ना, हम जानते हैं कि जो सन के द्वारा जो आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज रहती है ना, यूवी रेस, वो क्या करती है, उसको ओजोन परत जो है ना रोकती है। और यदि मान लो ओजोन परत नहीं रोकेगा उसको, तो स्किन के ऊपर में डायरेक्टली सनलाइट पड़ेंगे यूवी रेज, तो स्किन कैंसर हो जाएगा। जीरो डर्मा पिगमेंटोसन नाम का एक स्किन कैंसर होता है,
ठीक है। तो ये रेडिएशन की वजह से नॉन आयोनाइज्ड होते हैं, वो कौन से वाले, यूवी रेस वाले, जबकि एक्सरे और गामा रेस वाले क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। ये बात भी हमें जानना है, ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें रासायनिक एजेंट, रासायनिक का मतलब केमिकल। तो तंबाकू का धुआं फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है ना, पहले से जानते ही होंगे कई लोग कि तंबाकू जो होती है उसका जो धुआं रहता है वो फेफड़ों के लिए क्या, कैंसर का प्रमुख कारण। उसके अलावा दूसरा विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का मतलब जो सरसों का गैस निकलता है वो मस्टर्ड गैस। तो कौन कौन, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस आदि, ये सब रासायनिक एजेंट होते हैं, मतलब कार्सिनोजेंस होते हैं। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं ये बड़े धड़ल्ले के साथ में क्या उड़ा रहा है, ये धुआं उड़ा रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो लेकिन ये नहीं पता है इसको कि फेफड़ों का कैंसर जो है इसी की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी जो ड्रग्स वगैरह, विनाइल क्लोराइड, ये सब चीज़, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड, ये सब क्या होता है, रासायनिक एजेंट। तो चाटने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में से कौन भौतिक एजेंट कार्सिनोजेंस होते हैं, कौन रासायनिक वाला, तो यहाँ से ऐसे जानना है। अगला है जैविक एजेंट। तो ऑन्कोजेनिक वायरस, कोशिकीय ऑन्कोजेनिक या प्रोटो ऑन्कोजेनिक आदि, जब सामान्य कोशिकाओं में ऑन्कोजेनिक सक्रिय होता है तो कोशिकाएं ऑन्कोजेनिक हो जाती है। मतलब ये है कि मान लो कोई कोशिका है और यहाँ का जो जीन है सप्रेस है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है यहाँ का जीन सप्रेस है। अब मान लो यहाँ पर ये जीन जो था ये था प्रोटो ऑन्कोजीन, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, प्रोटो ऑन्को, ओ ऑन सी ओ ऑन्कोजीन, ये प्रोटो ऑन्कोजीन था। इसको मान लो कोई ना कोई ऐसे केमिकल मिल गए या म्यूटाजेंस मिल गए जो परिवर्तन करते हैं, तो क्या हो गया, दूसरे सेल में बदल गया, है ना, तो इसको इससे बदल जाती है ऑन्कोजीन में। तो ऑन्कोजीन में जब बदलेगी तो यहाँ पर ये क्या करने लग जाएगी, ट्यूमर कॉज करने लग जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस के जीन यदि चले जाते हैं सामान्य कोशिका में तो ऑन्कोजीन जो है कैंसर कोशिकाएं में बदल जाती है, ठीक है। तो याद रखना है इसको भी, ये जैविक एजेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि कौन लोग कैंसर पैदा करते हैं, इसको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे देखें। अब अगला है कैंसर का पता लगाना और निदान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है जिस ऊतक पर शक होता है उस ऊतक का क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो देखो जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कहीं पर ट्यूमर बनता हुआ दिखेगा या कहीं पर उभार बनते हुए दिखेंगे तो उसका जांच होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोप्सी। दूसरा होता है इमेजिंग टेक्निक्स होते हैं, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स होते हैं। तो अलग अलग टेक्निक है जिसके द्वारा कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है ना, कि कौन से सेल कैंसर सेल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स को भी काउंट कर कर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कैंसर कोशिकाएं हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं, ये सब चीज है, जनरल सी बातें यहाँ पर। तो बायोप्सी क्या होती है थोड़ा सा और जानते हैं ना, इसके बारे में है ना बताया गया है कि संदिग्ध ऊतक के एक पतले टुकड़े को दागदार माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जाती है, ऊतक विकृति विज्ञान अध्ययन कहलाता है। मतलब बायोप्सी मतलब वही ऊतक अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोप्सी बोलते हैं। जैसे ल्यूकेमिया के मामलों में बायोप्सी और ऊतक विकृति विज्ञान अध्ययन, बढ़ी हुई कोशिका गणना के लिए रक्त और अस्थि मज्जा परीक्षण किया जाता है। मतलब ल्यूकेमिया जो होती है ना, ये ब्लड कैंसर का टाइप होती है ना। तो ये WBC की जब संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, WBC की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया जो होती है टाइप ऑफ ब्लड कैंसर होती है, ब्लड कैंसर बोल सकते हैं किसको, ल्यूकेमिया को। तो इसमें क्या करते हैं, रेड बोन मैरो में जो है ना ब्लड बनाने वाली सेल्स है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसके लिए क्या किया जाता है, रक्त और अस्थि मज्जा का परीक्षण किया जाता है, जैसे ल्यूकेमिया के केस में होता है ऐसा, ठीक है। अगला है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के भी यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो इंसिजन साइट जो होती है ब्रेस्ट में अनियमित गांठें बनने लग जाती है ब्रेस्ट के अंदर में, तो उन गांठों को देखने के लिए बायोप्सी नीडल के द्वारा वहां से ऊतक को लिया जाता है, एक छोटे से टुकड़े को तो इंजेक्ट करके लेते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल टिश्यू लिया जा रहा है। तो एरिया ऑफ कॉन्सर्न, तो जिस जगह में डाउट होता है, जिस जगह में गठान टाइप बनी हुई रहती है, उस जगह से हम लोग क्या लेते हैं, बायोप्सी द्वारा, नीडल द्वारा उस जगह से ऊतक को लिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे मामले जो है ब्रेस्ट कैंसर के रहती है, बहुत ज़्यादा मामला है इसका। तो ब्रेस्ट कैंसर जो होती है इसमें कभी कभी ये भी होती है कि सर्जिकल रिमूवल द्वारा पूरे ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। ब्रेस्ट को रिमूव करने का मतलब ये है कि ब्रेस्ट को पहले टीयर करेंगे, उसके बाद उसके अंदर में जितने भी फैट टिश्यू रहते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे किया जाता है। इसके आगे और देखें, इमेजिंग टेक्निक्स में कौन कौन लोग आते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है रेडियोग्राफी।
एक्सरे का उपयोग करते हैं। रेडियोग्राफी में हम लोग किसका करते हैं? एक्सरे का उपयोग करते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं एमबीबीएस करने के बाद में नीट पीजी में, रेडियोलॉजिस्ट उन लोग एक्सरे का यूज वगैरह करते हैं, मशीन वगैरह को चलाने वाले डॉक्टर बनते हैं। तो रेडियोग्राफी का मतलब एक्सरे का उपयोग करना। उसके बाद में होता है दूसरा सिटी स्कैन। तो कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी होती है, उसमें क्या होती है, एक वस्तु के आंतरिक भागों की 3D छवि उत्पन्न करने के लिए, है ना, के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए एक ऐसा एक्सरे है, ये भी एक टाइप का एक्सरे है, जिसमें सिटी स्कैन में क्या होता है, जहां पर को भी जैसे पूरे संपूर्ण बॉडी का सिटी स्कैन होता है, ब्रेन बग्स का सिटी स्कैन होता है, तो सिटी स्कैन में क्या होता है, आंतरिक भागों की 3D छवि, तो उसको ना क्या करते हैं, एक कंप्यूटर के माध्यम से जोड़े हुए रहते हैं, जो भी स्कैन करता है उसको कंप्यूटर में दिखाता है, तो फिर डैमेज जो भी रहते हैं उसको फिर बताया जा सकता है इससे, किससे, सिटी स्कैन से। उसके बाद में होता है एमआरआई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। उसमें जीवित ऊतकों में रोग संबंधी और शारीरिक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों और गैर आयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। ये लाइन याद रखना ना, गैर आयनकारी। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में ना नॉन आयोनाइज्ड वाले से रेडिएशन यानी कि विकिरण आते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो किसमें? जीवित ऊतक में रोग संबंधी और शारीरिक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए। जीवित ऊतकों में मतलब किसी का एमआरआई वगैरह जो होता है, मतलब इंटरनल पूरे जांच होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन से रोग हो सकते हैं या शरीर में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन हुआ है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है और गैर आयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ पर एक्सरे का डायग्राम दिया है, यहाँ पर सिटी स्कैन का, और यहाँ पर दिया है एमआरआई का, ठीक है। तो हम जो पढ़े हैं उसको देख भी सकते हैं, यहाँ पर ऐसी टाइप का मशीन होता है। इसके आगे और देखें, अगला यह है कि कैंसर विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है ना। कैंसर विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का उपयोग भी करते हैं ना, इसको क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए। अगला है आणविक जीव विज्ञान तकनीक, कैंसर से संबंधित जीन का पता लगाने के लिए। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज किया जाता है, मतलब अणु वगैरह को भी देखा जाता है कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। इसमें देख सकते हैं यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। तो एंटीबॉडी का भी यहाँ पर यूज किया जाता है, ताकि वो एंटीजन के फॉर्म में कहीं मान लो कैंसर सेल है, तो ये एंटीबॉडी उसको जाके क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, है ना, उसको पहचान ले, पकड़ के देखे, ताकि पता चल जाएगा कि इस टाइप का एंटीजन इस टाइप के कैंसर सेल के लिए, इस टाइप का एंटीबॉडी इस टाइप के कैंसर सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इन सबको याद भी नहीं रखेंगे चलेगा। पेशेंट्स टिश्यू सैंपल्स और ब्लड सैंपल, तो जो पेशेंट का है ना, ये टिश्यू सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल, उसके द्वारा ये सब चीज मॉलिकुलर बायोलॉजी किया जा रहा है, उसमें जीन का एम्प्लीफिकेशन करके देखा जा रहा है कि उसके सेल की संख्या लगातार बढ़ रही है कि कम हो रही है कि स्थिर है। ये सब चीज़ को देख के कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि इसको कैंसर है कि नहीं है। तो आजकल लगातार मॉडर्न मेथड के थ्रू ही क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे पता लगाते जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका पता लगाया जा सके, ताकि उसका निदान भी हो सके, ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी और भी बात बताया है कि कैंसर का उपचार के लिए क्या क्या चीजें किया जा सकता है। तो देखो सबसे पहला जो है वो है रेडियोथेरेपी। आसपास के सामान्य ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना ट्यूमर कोशिकाओं को घातक रूप से विकिरणीकृत किया जाता है, मतलब रेडिएशन थेरेपी है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन दिया जाता है, लेकिन आसपास के सेल को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लो ये क्या है, कैंसर सेल है, तो यहाँ पर रेडिएशन देंगे, लेकिन यहाँ के आसपास के जो नॉर्मल सेल रहेंगे ना, उसका भी ख्याल रखा जाता है, नॉर्मल सेल का, ठीक है। और ट्यूमर कोशिकाओं के ऊपर घातक रेडिएशन दिया जाता है, ताकि वो इरिटेट होकर क्या हो, अपने कैंसर सेल वाली गुण को समाप्त कर दे, तो इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अभी इंडिया में। तो कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग, कई दवाओं के बाल, है ना, इसका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे कीमोथेरेपी दिया जाता है यहाँ पर कैंसर पेशेंट को, ये बॉटल जैसे स्ट्रक्चर से के द्वारा बॉडी के अंदर में जाते रहती है, और इसका साइड इफेक्ट होता है। तो इसका साइड इफेक्ट होते हैं बाल झड़ना, दूसरा एनीमिया जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मतलब जिस कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी से ठीक किया जा रहा है, तो उसमें जो साइड इफेक्ट आते हैं उसमें पूरे शरीर के बाल झड़ जाते हैं। दूसरा और साइड इफेक्ट जो होता है एनीमिया भी हो जाती है, मतलब उसके अंदर ब्लड की कमी भी हो जाती है, तो लगातार ब्लड देना पड़ता है उसको, किसको, जो कैंसर पेशेंट है उसको, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं तीसरा, इम्यूनोथेरेपी। रोगियों को जैविक प्रतिक्रिया संशोधन, उदाहरण अल्फा इंटरफेरॉन दिए जाते हैं, जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं और ट्यूमर को नष्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अल्फा इंटरफेरॉन जैसे जो प्रोटीन होती है उसका उपयोग किया जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व रहती है ये। तो कुछ रोगियों को जैविक प्रतिक्रिया
संशोधन के द्वारा अल्फा इंटरफेरॉन देकर उसके प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं ताकि वो प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिकाओं को मार सके। क्यों? क्योंकि कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर या जो कैंसर पेशेंट के जो रोगी है उसके शरीर में तो रहती नहीं है, बाद में आती है वो, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना के उसको मारे। इसके लिए क्या दिया जाता है? अल्फा इंटरफेरॉन वगैरह का भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इम्यूनोथेरेपी में किसको दिया जाता है? तो अल्फा इंटरफेरॉन को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये 3 मेथड है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के अलावा एक और मेथड होता है सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल्स। तो सर्जरी द्वारा भी क्या किया जाता है? कैंसर को ठीक किया जाता है। जैसे कि अभी बताया ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के केस में, या जो ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह रहती है, ब्रेन के अंदर जो बनने वाली ट्यूमर्स, उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी मेथड ही किया जा सकता है, ठीक है। अधिकांश कैंसर का इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के संयोजन से भी किया जाता है, ये भी सही है। किसी जिससे भी वो ठीक हो जाए, है ना। कई पेशेंट में तीनों को करके दिखाया जाता है, मतलब देखा जाता है कि जिससे भी वो ठीक हो जाए, चाहे सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी। तो इन सबको याद रखना है, मेरे ख्याल से समझ आएगा। इसके उपचार को देखते हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें, ठीक है। तो ये आज की क्लास जो है इतने तक ही था। एक्चुअल में हम लोग सिर्फ एड्स और कैंसर वाले टॉपिक को हम एक क्लास के अंदर में कवर करना चाहते थे और एक क्लास के अंदर में किए। तो इसमें जो भी बात बताया हूँ उस बात को समझने के बाद में हमें पढ़ाई करना है, मतलब यहाँ पर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ और कैंसर के जो टाइप्स वगैरह होते हैं उसके बारे में हम लोग तो डिस्कस नहीं करते, वो हायर क्लास में जाके पढ़ते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर में होने वाली कैंसर, कनेक्टिव टिश्यू में होने वाली कैंसर, इन सब के बारे में हायर क्लास में पढ़ा जाता है। चूंकि एनसीईआरटी में यहाँ पर बताया तो नहीं गया है, लेकिन हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ये है। तो यहाँ पर नीट जोन के KWD वाला जो चैनल है, इसमें फ्री क्लासेस चल रही है, इसमें देख सकते हैं। और साथ में PDF नोट्स के लिए हमारा ये नंबर है, इसमें अब डायल करके यहाँ से PDF नोट्स वगैरह जो क्लास का नोट्स रहेगा, जो फ्री क्लासेस का, उसको ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।